2023 में इंडिया ने चाइना के 300 साल के पोजीशन को पीछे छोड़ दिया। एशिया से सर उठाकर एक नया जायंट सामने आया है। इंडिया अब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश के रूप में टॉप पोजीशन पर है, जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। क्या इंडिया अगला चाइना बन सकता है? सबसे अधिक पॉपुलेशन होना बस एक नंबर नहीं है। इस बड़े पॉपुलेशन के साथ देश का जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट भी जोर शोर से बढ़ रहा है। इंडिया पहले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2022 में इंडिया ने अपने कॉलोनियल मास्टर यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या इंडिया सिर्फ अपनी पॉपुलेशन और बढ़ती इकोनॉमी से ही सुपर पावर बन सकता है? ग्लोबल ओपिनियन और पूरे दुनिया के प्रोजेक्ट पावर को इन्फ्लुएंस करने और हर जगह अपनी पावर जमाने के लिए इंडिया को और कौन से हर्डल्स को पार करना होगा? आइए देखें कि एक सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए। सुपर पावर ये शब्द वो देश बताता है जो दुनिया की पॉलिटिक्स में अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता हो और जिनकी मिलिट्री में मजबूती दिखाई देती है। इन देशों ने अपनी ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और राष्ट्रीय पहचान में मजबूती हासिल कर चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के लगभग 25% पॉपुलेशन पर राज करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें पॉलिटिकल, कॉलोनियल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। एक सुपर पावर के रूप में यूके का इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी में कोल्ड वॉर के दौरान धीरे धीरे कम होता गया, जबकि यूएसए और सोवियत यूनियन का डोमिनेंस बढ़ गया। यूएसए खासकर वॉर की वजह से कभी वीक नहीं हुआ। दूसरे देशों की तरह जहां फैक्ट्रीज तोड़ दी गई और बहुत लोग मारे गए, यूएसए के नेशनल बाउंड्री से काफी दूर वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस वक्त यूएसए ने खुद को टेक्नोलॉजी लीडर बनाया, दूसरे देशों को लोन दिए और सामान बेचना शुरू कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गए और सुपर पावर के दौड़ में से एक बड़ा प्लेन निकल गया। डिसइंटीग्रेशन से 2 साल पहले सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन दुनिया में तीसरे नंबर पर थी, जो कि 286 मिलियन थी। वो चाइना और इंडिया के जस्ट बाद थे। अब आप समझे कि एक सुपर पावर के लिए ज्यादा पॉपुलेशन कितना जरूरी है। चाइना को एक इमर्जिंग सुपर पावर माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी पॉपुलेशन को लो कॉस्ट वर्कफोर्स में बदल दिया है और वो दुनिया का फैक्ट्री बन गया है। चाइना के वर्कफोर्स ने जो पैसा कमाया उससे देश की इकोनॉमी ऐसी बढ़ी जैसे पहले कभी देखा नहीं गया था, जिससे चाइना का प्रोस्पेरिटी आगे बढ़ता गया। सोवियत यूनियन रेस से बाहर जाने के बाद यूएसए दुनिया का अकेला सुपर पावर बन गया। क्या इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया के सुपर पावर्स जैसी ही है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया का शेयर भले ही कम है, 14 से 15% के बीच, लेकिन इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1987 में जो इंडिया का जीडीपी $283 बिलियन था, वो 2023 में $3,732 बिलियन हो गया और 2028 तक जीडीपी $5,944 बिलियन पहुंचने का उम्मीद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2047 तक इंडिया को विकसित देश बनाने का वादा किया है, जब इंडिया अपने कॉलोनियल रूलर से आजादी के 100 साल मनाएगा और ब्रिटिश इंडिया के इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन के सदमे से उभरेगा। अप्रोक्सीमेटली 2025 में इंडिया की जीडीपी जर्मनी को और 2027 में जापान को पीछे छोड़ देगी। क्या आपको एक मजेदार फैक्ट जानना है? इंडिया के पास ये सब मुमकिन करने के लिए यंग और कैपेबल वर्कफोर्स है। हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस वर्कफोर्स में एंटर करते हैं और देश तो पहले ही सही रास्ते पर है। इंडिया का जीडीपी 2022 में 8.7% तक बढ़ा। वो साल की सबसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमी में सबसे तेज रफ्तार था। रिसर्च के अनुसार इंडिया का 40% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र के हैं और ये सेंचुरी के एंड तक इंडिया ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री रहेगा। जैसे जैसे देश अमीर होता गया, चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन खर्च बढ़ गया। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने और फैक्ट्रीज खोलने में मदद किया। एप्पल ने चाइना छोड़ के इंडिया में 3 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर ली। कंपनी का इंडिया में और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाने की उम्मीद है। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका आईफोन 14 इंडिया में बना है? आपके फोन के मॉडल नंबर में स्लैश से पहले HN लिखा होगा, मतलब वो मेड इन इंडिया है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इंडिया में हुए G20 समिट 2023 के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। न्यूट्रल रहने की पॉलिसी को फॉलो करते हुए भी इंडिया ने यूक्रेन वॉर, रशिया पर सैंक्शंस जैसे बहुत से झगड़ों में खुल के बात की है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी सोचते हैं कि यूरोप के देश सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं और ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। उनका कहना है कि रशिया पर लगे सैंक्शन से एनर्जी, फूड, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गया है, जिससे गरीब देशों की इकोनॉमी मुश्किल में है।
इंडिया वेस्ट के साथ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में साइड नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या वो रशिया को अभी भी सपोर्ट करते हैं जैसे पहले करते थे? 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात करते हुए कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इस टेंस के बावजूद ये सीक्रेट नहीं है कि यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने रशिया से ज्यादा ऑयल चीप रेट में खरीदा और वहां से वेपन्स भी इंपोर्ट करता रहा। वेस्ट को ये वेवरिंग पॉलिसीज पसंद नहीं आई, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने इस एलिगेशंस को क्विकली डिसमिस कर दिया। उनका कहना था, अगर $60,000 पर कैपिटा सोसाइटी अपने बारे में सोचती है और मैं इसे लेजिटिमेट मानता हूँ, तो उन्हें $2,000 पर कैपिटा सोसाइटी से हिट लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंडिया पहले से ज्यादा वोकल है और मॉस्को, ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन के साथ अपने मल्टीपल अलायंसेस का फायदा उठाते हुए वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। इंडिया ने यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत तो किए हैं, लेकिन अपने बहुत बड़े साइज होने की वजह से पड़ोसियों के साथ डील करना अभी भी बड़ा चैलेंज है। इंडिया का पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी बॉर्डर इंसिडेंट्स होते हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड सर्विसेज में ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। इंडिया खुद को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे टेक हब से लेकर नेशन वाइड टेक स्टार्टअप्स तक टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पहले कभी ना देखी हुई स्पीड से बदल रही है। ये चेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्रोथ से शुरू हुई। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे कंपनीज का नाम बन गया है। वो इंडियन यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड वर्कफोर्स को बहुत सारी टेक जॉब्स देते हैं और सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया अपने सभी टेक टैलेंट नहीं रख पाया। कुछ तो ज्यादा ग्रीन पैस्चर्स ढूंढने चले गए। उनमें से बहुत से प्राउड इंडियंस आज दुनिया के टेक कंपनीज को लीड कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई और अडोबी के शांतनु नारायण इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देश की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमिटमेंट का एक और एग्जाम्पल है। वो यूएस और सोवियत यूनियन के बाद दुनिया की तीसरी स्पेस एजेंसी है। 1979 में रोहिणी RS-1 लॉन्च के साथ इंडिया खुद के डेवलप किए रॉकेट से सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला तीसरा एशियन देश बन गया। इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी में वेंचर वहां नहीं रुका। 2008 में वो चंद्रयान-1 मिशन के साथ चांद की सरफेस तक पहुंचने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया। लेकिन 23 अगस्त 2023 को हिस्ट्री बन गया जब चंद्रयान-3 मिशन ने सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इंडियन स्पेस एजेंसी ने साल भर रिसर्च करके इंडिया में ही स्पेस मिशंस के लिए 95% कंपोनेंट्स डेवलप और मैन्युफैक्चर किए। विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल रीजन में पहले कभी नहीं एक्सप्लोर किए गए एरिया में सक्सेसफुली लैंड करके अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद मून पर लैंडिंग करने वाला इलाइट क्लब में शामिल हो गया। ये सारे इंडियंस के लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। इंडिया के पास दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। कोल के अलावा क्रोमाइट, नेचुरल गैस, डायमंड्स और थोरियम भी इंडिया के पास बहुत से एरियाज में पाया जाता है। इंडिया में कोल एक्सट्रैक्शन 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम शुरू हुआ और 1946 में ये 30 मिलियन टन तक पहुंच गया। इंडिया अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए कोल पर डिपेंड करता है। इंडिया के ऑयल रिजर्व्स जो कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न असम में है, देश की 25% डिमांड को पूरा करने के लिए काफी है। ये एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करता है। चाइना के बाद एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का ऑयल रिजर्व दूसरा सबसे बड़ा है। इंडिया में नेचुरल गैस प्रोडक्शन का ज्यादा काम स्टेट ओन्ड कंपनीज करती हैं। देश में 1437 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं और ज्यादा नेचुरल गैस मुंबई हाई कॉम्प्लेक्स से आता है। याद है, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सुपर पावर बनने की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के अलावा इंडिया में यूरेनियम और थोरियम के भी सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। सुपर पावर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग और कैपेबल मिलिट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मौजूदगी वॉर को रोक सकती है और देश को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सकती है। क्योंकि हम परफेक्ट दुनिया में नहीं रहते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2024 के अनुसार अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया ग्लोबली फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। इंडिया की मिलिट्री में यूएसए के 2.1 मिलियन के मुकाबले स्टैगरिंग 5.1 मिलियन ट्रेंड फौजी हैं। आर्म्ड फौजी के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी इंडिया के पास है। इंडिया के मिलिट्री का एनुअल खर्चा रफली $81.3 बिलियन है और वो डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन करने पर फोकस कर रहे हैं। सबसे आगे रहने के लिए इंडिया ने डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है।
इंडिया चाइना के साथ की टेंशन वाली जगह पे ज्यादा फाइटर जेट्स ऐड करने और वहां रोड्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अभी इंडिया के पास 2210 एयरक्राफ्ट्स, 4614 टैंक्स और नेवी में 295 एसेट्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं। INS विक्रम आदित्य, जो रशिया से 2013 में $2.3 बिलियन में खरीदा गया था, वो नेवी का फ्लैगशिप है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत देश में ही बना है। उसे सितंबर 2, 2022 में कमीशन किया गया था। नेवी के पास 12 गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। फ्रेंच डसॉल्ट राफाल मल्टी रोल फाइटर इंडियन एयरफोर्स में रशियन एयरक्राफ्ट्स जैसे सुखोई Su-30 MKI के बाद लेटेस्ट एडिशन है। Su-30 इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। इंडिया के पास 260 Su-30 और 69 MiG-29 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनको लोग बाज के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में हॉक होता है। हॉल तेजस तो इंडियन एयरफोर्स का प्राइड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सिंगल इंजन के 2 सीटर में खुद उड़ने का मजा लिया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस मल्टी रोल फाइटर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इंडिया में ही डिजाइन और बनाया है। इंडिया न्यूक्लियर आर्म्स के रेस में स्ट्रेंजर नहीं है। 1974 में पोखरान 1 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया है। SCPECAT, जैगुआर जेट्स और डसॉल्ट मिराज 2000s इंडियन न्यूक्लियर वेपन स्टॉप करने के लिए पहचानी जाती है। इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी साइन नहीं किया है। इंडिया तेजी से गरीब खेती वाली इकोनॉमी से बढ़ के मिडिल इनकम जोन में आ गया है, लेकिन सुपर पावर बनना तो एक लंबा रेस है। इंडिया का ज्यादा वर्कफोर्स तो सिर्फ सर्विस सेक्टर में है और इकोनॉमी का एक हिस्सा खेती पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ 15% इकोनॉमी में है, मतलब ज्यादा इनकम वाले जॉब्स कम है और लोग ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग कम होने का मतलब एक्सपोर्ट्स भी कम है। देश के पास वर्कफोर्स तो परफेक्ट है, लेकिन ज्यादा पे करने वाली जॉब्स भी चाहिए। कभी सोचा है क्यों चाइना से शिफ्ट हो रही टॉप नॉच कंपनीज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर नहीं बनाती? अगला प्रॉब्लम या एडवांटेज है वुमेन। चाइना में तो 60% वर्किंग एज वुमेन फॉर्मल जॉब्स में हैं, लेकिन इंडिया में तो 20% से भी कम है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये चैलेंज बढ़ने का रीजन शायद ज्यादा वुमेन जॉब्स नहीं होना है, या वो छोटे मोटे काम कम पैसे में करती हैं। अगर वुमेन पिक्चर में नहीं होगी तो सुपर पावर बनने के लिए जरूरी इकोनॉमी अचीव करना मुश्किल होगा। सुपर पावर बनना एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है, लेकिन इंडिया ने प्रोग्रेस किया है और अपनी मार्क बनाने के लिए रेडी है। एक पुराने खेती वाले सोसाइटी से एक डायनामिक टेक ड्रिवन इकोनॉमी तक ये देश रिजिलियंट है। आप क्या सोचते हैं, इंडिया कब तक सुपर पावर बनेगा? हम आपका ओपिनियन सुनना चाहेंगे नीचे कमेंट में। यहाँ ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।